हेलो, अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। एचआईए के साथ चाय में खुश आमदीद। मैं आपकी होस्ट रिमशा। आज हमारे साथ मिस्टर ओम दत्ता पांडे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या आप अपना तारुफ करा सकते हैं सबसे? नमस्कार। सबसे पहले तो आमंत्रण के लिए शुक्रिया। मेरा नाम ओम दत्त पांडे है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर, काउंसलर और अभी पब्लिक हेल्थ में हूँ। मैं नेपाल से हूँ और अभी 10 साल से अधिक हांगकांग में रह रहा हूँ। अच्छा, ठीक। तो हमने सुना है कि आप नेपाल में डॉक्टर थे। तो आपकी क्या ड्यूटीज थी और आप की जर्नी कैसी रही अब तक? जी जी, सही सुना है आपने। मैंने नेपाल के अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड, आईसीयू वार्ड, मेडिकल वार्ड, आउट पेशेंट क्लिनिक्स में काम किया है। ज़्यादातर मरीज पुरानी और नई बीमारियों को लेकर अस्पताल आते थे। हांगकांग आने के बाद मैंने इंटरनेशनल स्कूल में कुछ साल काम किया और फिर क्रिश्चियन एक्शन रेफ्यूजी सेंटर में बतौर काउंसलर और एक एजेंसी में साइकोथेरेपिस्ट के रूप में काम किया है। अभी अभी मैं चीनी विश्वविद्यालय में पब्लिक हेल्थ में काम कर रहा हूँ। मैंने छोटों बच्चों से लेकर जवान, वृद्ध, महिला, पुरुष सभी के साथ काम किया है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमने मतलब कुछ लोगों ने सवाल किए आपसे कि घर में कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए, हर हालत में कौन सी दवाइयाँ हमें रखनी चाहिए, स्पेशली कोरोना। कोरोना के दौरान आप सभी के घरों में बुखार उतारने की दवा, यानी कि पैनाडोल, पैरासीटामोल, कोई भी हो, होनी जरूरी है। बुखार आपके शरीर के तापमान बढ़ा देता है, जिससे अधिक पसीना आ सकता है। डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए खूब सारे तरल पदार्थ, पानी पिएं, ताज़ी सब्जियां, फल खाएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद और व्यक्तिगत सर सफाई में ध्यान दें। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी बनाए रखिए। ठीक, बिल्कुल। और अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आप टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट में आपको कोरोना दिखाई दिया, पॉजिटिव आया और आपने ऑनलाइन सरकार को सूचित किया, तो आपको घर में रहना है या कम्युनिटी सेंटर जाना है। सरकार आपको आपकी कोविड टेस्ट के बाद जानकारी देगी। और आपको दवा लेने के बावजूद अगर बुखार 38.5 2 दिन से ज्यादा रहे तो एम्बुलेंस को फोन लगाएं। और अगर आपको हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया मतलब यानी शरीर के तापमान 35 डिग्री से कम और सांस लेने में कष्ट, कन्वल्जन यानी मांसपेशियों में संकुचन, छाती में दर्द, कमजोरी, दस्त, उल्टी 2 दिन से ज्यादा हो रही हो, या फिर ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन की मात्रा 94% से कम है, तो एम्बुलेंस को फोन लगाएं। आपने अगर कोविड वैक्सीन ली हुई है और आपको कोविड है, तो एक हफ्ते बाद फिर से आपको रैट टेस्ट करना जरूरी होती है। अगर वैक्सीन नहीं ली हुई है तो 14 दिन आइसोलेशन में रहना होता है। तो जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे कुछ मैंने पहले भी बताया, जैसे कि संतुलित आहार, ताजी सब्जियां, फल खाएं, नियमित व्यायाम करें, पर्याप्त नींद, व्यक्तिगत सर सफाई में ध्यान दें। और जैसे कि सांस लेने की व्यायाम होती है, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं और जैसे कि गुब्बारे फूकने की अभ्यास कर सकते हैं। इससे आपकी छाती की मांसपेशियां मजबूत होगी और सांस लेने में कष्ट नहीं होगी। जिन लोगों को कोरोना हुआ है उन्होंने हमें बताया कि उन्हें कुछ लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हो गए, जैसे कि उनकी खांसी नहीं जा रही। तो आप हमें बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। जी। ये इस लॉन्ग कोविड के बारे में ज्यादा शोध कार्य
शोध कार्य तो नहीं हुई है अभी तक, फिर भी WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोविड के लक्षण अगर 3 महीने बाद कम से कम 2 महीने से लेकर 1 साल तक रहती है तो इसे लॉन्ग कोविड कहते हैं। सामान्य लक्षणों में से जैसे कि ध्यान लगाने में परेशानी, चीजें याद रखना और एकाग्रता बनाए रखना, और थकान, सांस लेने में परेशानी, और खांसी जैसे आपने बताया, ज़्यादा समय तक, और आदि आदि लक्षणें दिखाई देती है। अगर ये सभी लक्षण वैकल्पिक निदान से नहीं समझाया जा सके तो संभवतः ये लॉन्ग कोविड माना जाएगा। ज्यादातर लॉन्ग कोविड के पेशेंट अल्फा वेरिएंट जो सबसे पहले आया था, अल्फा वेरिएंट से प्रभावित है। जैसे कि मैंने बताया, इस क्षेत्र में ज्यादा शोध कार्य नहीं हुई है। दूसरे वेरिएंट से लॉन्ग कोविड प्रभावित अभी तक अभिलिखित नहीं पाई गई है। कुछ अनुसंधान के अनुसार वैक्सीन ली हुई व्यक्तियों में लॉन्ग कोविड कम पाई गई है। लॉन्ग कोविड में स्व प्रबंधन जैसे कि खुद का देखभाल करना, पुनर्वास केंद्र या रिहैब सेंटर बोलते हैं, इन सभी चीजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे आपको थकान लगे तो थकान में अधिक तनाव वाले कार्य ना करें, और अधिक एकाग्र बनाए रखने वाले कार्य भी ना करें। तो जो लोग डॉक्टर या फिर पब्लिक हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पब्लिक हेल्थ या डॉक्टर होने के लिए सबसे पहले तो धैर्य और सहानुभूति, ये सभी चरित्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप रोज लोगों से मिलते हैं, और अभिप्रेरण जैसे मोटिवेशन बोलते हैं उसको, और लंबे समय तक अध्ययन करना भी जरूरी होती है। सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव मेंटालिटी, और गंभीर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता, कुछ जैसे सीरियस सिचुएशन हो उसको कैसे संभाले, ये जानना भी जरूरी है। ये सब चीजें पब्लिक हेल्थ या डॉक्टर बनने में जरूरी होती है। अंत में अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। जैसे लोग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो आखिरी सवाल ये है कि क्या आप हमें कोई अपने काम के हादसे से कोई यादगार लम्हा बता सकते हैं? वैसे तो हर हर बार जब आप लोगों से मिलते हो तो वो लम्हा यादगार होता है, क्योंकि आपका काम लोगों को मदद करना होता है। फिर भी कुछ लम्हे आपको ज़्यादा प्रभावित करती है तो कुछ लम्हे कम प्रभावित करते हैं। मेरे विचार में जब लोग अपनी संवेदनशील समस्याओं को लेकर आप पर भरोसा करते हैं तो वो लम्हा आपके लिए यादगार बन जाता है, और आप इस समस्याओं के समाधान के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। ऐसे लम्हे मेरे साथ बहुत हुए हैं। जब मैं क्रिश्चियन एक्शन रिफ्यूजी सेंटर में शरणार्थियों के लिए काउंसलिंग करता था, मेरे लिए डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर में काम करने में गर्व की अनुभूति दिलाती है। एचआईए के साथ चाय के सेकंड एपिसोड होती है तब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। हम मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।